हाँ जी, तो आज हम शुरू कर रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस किसके बारे में, HUF, AOP, BOI, इन सब के बारे में। ठीक है, ये आपके सामने PDF में शेयर कर रहा हूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। ठीक, व्हेन HUF इज रेसिडेंट इन इंडिया, व्हेन HUF इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, इसकी बात हम करेंगे। तो HUF के रेसिडेंट होने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, इफ इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। यदि HUF का जो बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट है यदि इंडिया में है पूरी तरीके से या पार्टली, पूरी तरीके से और पार्टली का मतलब क्या है कि जो मेजर बिजनेस डिसीजन होते हैं, है ना, यदि वो इंडिया से लिए जा रहे हैं पूरी तरह से, ठीक है, HUF का बिजनेस इंडिया में भी है बाहर में भी है जैसा भी है, अब उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो क्या देखेंगे कि जो HUF का बिजनेस का डिसीजन लिया जाता है क्या वो इंडिया से लिया जाता है ना। तो अगर पूरी तरह से लिया जा रहा है या पार्टली भी इंडिया से लिया जा रहा है, पार्टली का मतलब है कि एक भी मेजर डिसीजन इंडिया से लिया गया मतलब वो इंडिया से लिया गया है, ऐसा पूरा मान लेंगे। ठीक, तो यदि HUF का बिजनेस का कंट्रोल या मैनेजमेंट इंडिया से है पूरी तरह से या पार्टली भी, तो वो रेसिडेंट इन इंडिया होगा, है ना। तो ये चीज HUF के लिए भी है, AOP, BOI और फर्म तीनों के लिए है। ठीक है, HUF, AOP, BOI, फर्म सब के लिए यही है, रेसिडेंट होने के लिए मैनेजमेंट का कंट्रोल इंडिया से होली या पार्टली होना चाहिए। ठीक है, यदि इंडिया से है ही नहीं, पूरा का पूरा डिसीजन आउट ऑफ इंडिया लिया जाता है, फॉरेन में बैठ करके डिसीजन लिया जाता है, AOP, BOI या फर्म इन सब का जो भी कंट्रोल है या मैनेजमेंट है ये सारा कुछ फॉरेन से होता है, तो ये किस तरह का HUF, AOP, BOI कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, ये कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 में बताया गया है। ठीक, अब यहाँ पर नोट क्या लिखा है, to check whether HUF is resident or non-resident, status of कर्ता is irrelevant। ठीक है, हम अभी तक कर्ता की बात किए ही नहीं है। यदि हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, रेसिडेंट चेक करते हैं या तो नॉन रेसिडेंट चेक करते हैं, तो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए कर्ता को देखना ही नहीं है, अभी हम कर्ता की बात ही नहीं की, हम किसकी बात कर रहे हैं, कंट्रोल और मैनेजमेंट की। यदि कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है होली या पार्टली तो वो रेसिडेंट है, कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में होली या पार्टली नहीं है मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट फॉरेन से हो रहा है तो वो क्या है, नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब क्या है, बिजनेस अफेयर से रिलेटेड चीज़ें, डिसीजन हो गया ना, बिजनेस डिसीजन हो गए वो इंडिया में लिए जा रहे हैं या नहीं उसकी बात कर रहा है। तीसरा है, इफ एनी वन डिसीजन इज टेकन इन इंडिया देन HUF इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। पार्टली का मतलब क्या, एक मेजर डिसीजन भी अगर इंडिया में लिया गया ना मतलब वो पार्टली इन इंडिया है, और पार्टली इन इंडिया मतलब रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखो HUF, AOP, फर्म, सॉरी AOP, BOI और फर्म, ये तीनों का सिर्फ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट होगा, इसके आगे आप नहीं बढ़ोगे। लेकिन HUF के लिए आप रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के बाद आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी देखोगे। आ रही है बात समझ में, HUF के लिए इंडिविजुअल जैसा ही होगा, रेसिडेंट देखेंगे, नॉन रेसिडेंट देखेंगे, यदि रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी देखेंगे, नॉट ऑर्डिनरी देखेंगे। लेकिन AOP, फर्म, BOI इन तीनों के लिए क्या है, सिर्फ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट देखेंगे। AOP, BOI और फर्म इनके लिए ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं देखा जाएगा। आई बात समझ में, किसी को कुछ डाउट यहाँ तक, किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक? हाँ जी सर हाँ सर जो डिसीजन लेंगे तो सर ये जो टैक्स डिपार्टमेंट रहेगा उनको तो तब तक पता नहीं चलेगा ना कि डिसीजन इंडिया से लिया गया जब तक हम लोग नहीं बताएंगे। हाँ,
देखो, इनकम टैक्स शुरू से ही बताया, इनकम टैक्स आपके ऊपर भरोसा करता है, ठीक है। इनकम टैक्स आपको बोलता है कि आप अपना रेसिडेंशियल स्टेटस खुद ही चेक करो, आप अपना इनकम टैक्स का कैलकुलेशन खुद करो। खुद को नहीं आता है तो आप किसी सीए के पास चले जाओ, किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाओ जो आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सके। फिर आप अपना पूरा डिटेल बना के हमको भेजो, आप अपना डिटेल अपने से बना करके इनकम टैक्स को भेजते हो। फिर इनकम टैक्स वेरीफाई करता है, यदि उसको कुछ डाउट होता है तब वो वेरीफाई करता है, आपको बुलाता है, भैया हमको आप डाउट है कि आप कुछ गड़बड़ किए हो या कुछ गलत किए हो, वो इनकम टैक्स आपको बुलाता है, ठीक है। तो ये सारा जो चेक करने का काम है या तो आप खुद करोगे, आपको नहीं आता है तो आप अपने सीए के पास जाओगे, सीएमए के पास जाओगे, जिसके पास भी जाना है आप जाओगे, ठीक है। ये बात होती है। अब और किसी को कुछ पूछना है भाई? समझ में आया? हाँ जी, यस आगे सर। बढ़ते हैं। अब एचयूएफ के केस में हम रेसिडेंट से एक कदम और आगे आएंगे, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी को चेक करेंगे। अब ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के लिए क्या था, कंडीशन क्या था, याद करो। कंडीशन था प्रीवियस ईयर से 7 साल, जैसे ही कॉल आता है मैं क्या हुआ? प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रहना चाहिए, ठीक है। अब ये इंडिया में रहना चाहिए वाली बात किसके ऊपर लागू होती है? इंडिविजुअल के ऊपर लागू होती है ना। कोई व्यक्ति है वो बाहर जाएगा, बाहर से वापस आएगा, कोई पार्टनरशिप फॉर्म या कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये सब तो ऑर्गेनाइजेशन है। एचयूएफ भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या बाहर जाके आ सकता है? नहीं आ सकता। इंसान ही विदेश जा करके वापस आ सकता है, ठीक है। तो एचयूएफ के केस में एचयूएफ तो जा नहीं सकता, तो एचयूएफ के ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी होने के लिए उसके कर्ता का स्टेटस देखा जाता है। ये देखा जाता है कि क्या कर्ता विदेश में था या नहीं था, इंडिया में था या नहीं था। तो कर्ता के बेसिस पर एचयूएफ के ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो एचयूएफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा यदि एचयूएफ इज सेड टू बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ कर्ता, कर्ता का मतलब क्या होता है भाई? एचयूएफ का जो मुखिया होता है ना, जो मुखिया होता है या जो मैनेजर होता है वो कर्ता कहलाता है। वो सेटिस्फाई करता है बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 वाला। कौन सा कंडीशन? कर्ता इज रेसिडेंट इन 2 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। सेम कंडीशन इंडिविजुअल वाली। एंड साथ में और नहीं लिखा है, एंड लिखा है, एंड इन इंडिया 730 डेज और मोर इन 7 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर कर्ता ये दो कंडीशन फुलफिल कर देता है तो एचयूएफ, कर्ता ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तब एचयूएफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। अगर कर्ता ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता तो एचयूएफ क्या कहलाएगा? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अब हमने किसके किसके रेसिडेंशियल स्टेटस की कंडीशन देख ली। हमने इंडिविजुअल का देख लिया। इंडिविजुअल का क्या क्या होगा? या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट होगा तो ऑर्डिनरी या तो नॉट ऑर्डिनरी। एचयूएफ, एचयूएफ का या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट। एचयूएफ का अगर रेसिडेंट हो गया तो ऑर्डिनरी या तो नॉट ऑर्डिनरी। एओपी, बीओआई और पम, इसका सिर्फ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट होता है, इसका ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं होता। बात खत्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी, यदि कोई कंपनी है तो कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस किस तरह से चेक किया जाएगा? कंपनी भी या तो रेसिडेंट होगी या तो नॉन रेसिडेंट होगी। कंपनी के केस में भी ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं आता है, ठीक है। तो कंपनी के रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए हमको सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 में कंडीशंस दी हुई है। यदि रेसिडेंट है, यदि कंपनी रेसिडेंट है ना, तो उसके लिए दो कंडीशन वो फुलफिल कर रही होगी। कौन कौन सी दो कंडीशन? दोनों में से कोई एक कंडीशन, ठीक है। यहाँ दो कंडीशन दी हुई है, दोनों में से कोई एक कंडीशन इसे फुलफिल करनी है। इट इज इंडियन कंपनी,
पहला क्या बोला है, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। इंडियन कंपनी का मतलब क्या है, इंडियन एक्ट के द्वारा बनी हुई कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956 या उससे पहले की किसी एक्ट से बनी हुई कंपनी इंडियन कंपनी कहलाती है। दूसरा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया। यहाँ पर देखो पिछले सेक्शन में, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में क्या बताया था, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बताया था, यहाँ पर इफेक्टिव मैनेजमेंट बोला है, वही चीज़ है। ठीक है, यदि इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया से ही लिया गया है ना? तो ये कंपनी कैसी कंपनी होगी, रेसिडेंट कंपनी होगी। तो दो कंडीशन में से क्या क्या, यदि वो इंडियन कंपनी है तो रेसिडेंट है, या तो प्रीवियस ईयर में जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो इंडिया के द्वारा इंडिया से लिया गया है, इस वजह से वो रेसिडेंट कहलाएगी। अब इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन टेक्स प्लेस। इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कमर्शियल डिसीजन होते हैं कि प्रोडक्शन क्या क्या करना है, प्रोडक्शन कहाँ करना है, सप्लाई कहाँ करना है, मटेरियल कहाँ से खरीदना है, कहाँ से उधार लेना है, कहाँ से पैसे का जुगाड़ करना है, कौन सा एसेट लेना है, इस तरह के जो की मैनेजमेंट डिसीजन होते हैं वो यदि इंडिया से लिए जा रहे हैं तो वो कंपनी रेसिडेंट कंपनी है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो कंपनी कैसी कंपनी कहलाएगी, नॉन रेसिडेंट कंपनी कहलाएगी। या तो ये फुलफिल कर लो, पहला इंडियन कंपनी, या तो इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से, है ना, तो आप रेसिडेंट बन गए। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो आप क्या बन जाओगे, नॉन रेसिडेंट कंपनी बन जाओगे। ठीक है, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी कंपनी के केस में भी नहीं होता है। आई बात समझ में? ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट? सर वो कंपनी के इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या बोले? इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है की मैनेजमेंट डिसीजन। अभी बताया, प्रोडक्शन किसका करना है, सेल कहाँ पर करना है, मशीन कौन सी खरीदनी है, पैसे का जुगाड़ कहाँ से खरीद करना है, असेट कौन सा खरीदना है, डिविडेंड देना है या नहीं देना है। ठीक है, तो इस तरह के जो की मैनेजमेंट डिसीजन होते हैं वो कहाँ लिए जा रहे हैं, यदि इंडिया में लिए जा रहे हैं उस कंपनी के, तो वो कंपनी कैसी होगी, रेसिडेंट कंपनी होगी। यदि इस तरह के डिसीजन जो की मैनेजमेंट डिसीजन है, इफेक्टिव मैनेजमेंट, यदि इंडिया के बाहर लिया जा रहा है, फॉरेन में बैठ करके किया जा रहा है ये सारा डिसीजन, तो वो कंपनी कैसी होगी, फॉरेन कंपनी कहलाएगी। ठीक है, अब यस सर। एवरी अदर पर्सन हमने देख लिया, कौन कौन सा हमने देख लिया, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओवाई, फर्म, कंपनी, हमने 5 देख लिए। बचे कौन कौन से 2 पर्सन, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये दोनों के लिए सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 में कंडीशंस दी हुई है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए भी ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी नहीं देखा जाता। तो कौन कौन है वे, रेसिडेंट होने के लिए क्या क्या चाहिए और नॉन रेसिडेंट होने के लिए क्या क्या चाहिए। रेसिडेंट होने के लिए कह रहा है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली और पार्टली इन इंडिया। कंट्रोल या मैनेजमेंट यदि लोकल अथॉरिटी का, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, तो वो कैसा कहलाएगा, रेसिडेंट लोकल अथॉरिटी या रेसिडेंट आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कहलाएगा। यदि कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरह से आउटसाइड इंडिया लिया जा रहा है, फॉरेन में बैठ करके लिया जा रहा है, तो वो कैसा लोकल अथॉरिटी या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होगा, नॉन रेसिडेंट होगा। आई बात समझ में? सेक्शन 6 सब सेक्शन 5, डिफरेंट रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द सेम असेसमेंट ईयर इज नॉट पॉसिबल। एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए जो रेसिडेंशियल स्टेटस होगा वही सभी सोर्स ऑफ इनकम का रेसिडेंशियल स्टेटस मान लिया जाएगा। ये बात पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस में हमने सब कुछ देख लिया कि किस तरह से किसी पर्सन का, पर्सन मतलब 7 पर्सन जो है हमारे पास, उन 7 पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस किस तरह से चेक किया जाएगा हमने देख लिया। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडिविजुअल के लिए रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट होने के लिए 2 में से एक कंडीशन, 182 दिन इंडिया में या
प्रीवियस ईयर में 60 दिन, प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में 365 दिन, तो वो रेसिडेंट है। यदि दोनों कंडीशन में से कोई दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट हो जाने के बाद दो चीज़ें देखते हैं, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी के लिए दो कंडीशन दोनों कंपलसरी फुलफिल करना है। प्रीवियस ईयर से 10 साल पहले कम से कम 2 साल में रेसिडेंट, प्रीवियस ईयर से 7 साल पहले कम से कम इंडिया में 730 दिन। ये अगर आप फुलफिल कर देते हो दोनों कंडीशन तो आप ऑर्डिनरी हो, नहीं कर पाते तो नॉट ऑर्डिनरी हो। बात खत्म इंडिविजुअल का। एच में रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट होता है, रेसिडेंट के बाद ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी भी होता है। रेसिडेंट होने के लिए कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है, ठीक है, और कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में होली या पार्टली है। अगर होली पूरी तरह से फॉरेन में होता है कंट्रोल मैनेजमेंट तो एच क्या कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। अब एच का जो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी है इसके लिए हमको कर्ता का देखना पड़ता है। यदि कर्ता प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल रेसिडेंट था, साथ में कर्ता प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन इंडिया में था, तो जो एच का स्टेटस है वो ऑर्डिनरी कहलाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो एच का जो स्टेटस है वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कहलाएगा। ठीक, एओपी फर्म बीओआई इन तीनों के लिए सिर्फ रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट था। कंट्रोल मैनेजमेंट पूरी तरह से या पार्टली इंडिया में है तो रेसिडेंट, पूरी तरह से आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट। कंपनी के केस में इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है या फिर कंपनी इंडियन कंपनी है तो वो रेसिडेंट कंपनी। कंपनी का इफेक्टिव मैनेजमेंट यदि पूरी तरह से बाहर लिया जा रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट कंपनी। लोकल अथॉरिटी और जुडिशियल पर्सन के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे देखेंगे, रेसिडेंट होने के लिए कंट्रोल और मैनेजमेंट होली या पार्टली इंडिया में होना चाहिए तो वो रेसिडेंट है, वो पूरी तरह से आउटसाइड इंडिया में हो रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट है। खत्म, 7% हो गया, हमने 7% को रिवाइज भी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम ये रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों चेक कर रहे हैं। क्यों चेक कर रहे हैं भाई, इंसिडेंस ऑफ टैक्स के लिए। सेक्शन 5 हमको इंसिडेंस ऑफ टैक्स बताता है या स्कोप ऑफ टोटल इनकम बताता है कि जो पर्सन है उसकी इनकम और साथ में उसके रेसिडेंशियल स्टेटस, इस बेसिस पर हमको टैक्स कैलकुलेट करना है ना। पहले हम ये देखेंगे कि वो पर्सन कौन सा है, 7 पर्सन में से एक पर्सन आएगा, वो साथ उस पर्सन का फिर हम क्या चेक करेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी। इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, उसको जो इनकम हो रही है वो इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है। ठीक है, इस बेसिस पर उसका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा अलग अलग टैक्स के प्रोविजन के बेसिस पर। ठीक है, तो अब हम चेक करने वाले हैं क्या कि इंडियन इनकम क्या होती है, फॉरेन इनकम क्या होती है। ठीक है, लायबिलिटी टू पे इनकम टैक्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इनकम। सेक्शन 5 में हमको बताया गया है कि इंडियन इनकम क्या होती है और फॉरेन इनकम क्या होती है। सेक्शन 5 इंडियन इनकम के बारे में क्या बोलता है, सेक्शन 5 बोलता है कि यदि इनकम रिसीव हो रही है इंडिया में या डीम्ड टू बी रिसीव्ड है इन इंडिया, ये सेक्शन 7 में बताया, और इनकम विच accrued or arise in India and deemed to be accrued or arise in India है तो ये क्या कहलाएगा, इंडियन इनकम कहलाएगा। क्या क्या बोला, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, accrued और arise in इंडिया। कोई अमेरिकन डॉक्टर था, ठीक है, उसको इंडिया में बुलाया गया ऑपरेशन करने के लिए, तो वो अमेरिकन डॉक्टर आया इंडिया में, बढ़िया से ऑपरेशन किया, फीस कलेक्ट किया और निकल लिया। आई बात समझ में, अमेरिकन डॉक्टर था, इंडिया में आया, ऑपरेशन किया, फीस रिसीव कर लिया, कहाँ किया, इंडिया में, तो उसको जो इनकम हुई है, कैसी इनकम हुई है भाई, इंडियन इनकम है, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है इंडिया में। आ गई बात समझ में। चलो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अमेरिकन डॉक्टर था, इंडिया आया, उसने ऑपरेशन किया और चला गया, कि जो इंडियन हॉस्पिटल था उसने क्या किया, उसके अमेरिकन बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दिया।
उसको इनकम कहाँ रिसीव हुआ? अमेरिका के उसके बैंक में रिसीव हुआ। लेकिन जो इनकम अराइज हुई है, उसे जो पैसा दिया गया है, वो जो इनकम हुई उसकी प्रोफेशनल इनकम, डॉक्टर की ऑपरेशन करने की जो प्रोफेशनल इनकम है, वो कहाँ अराइज हुई है? इंडिया में अराइज हुई है, क्योंकि उसको इंडिया आना पड़ा अपना ऑपरेशन करने के लिए, है ना? तो यदि इस तरह से इनकम जनरेट हुई है, तो उसकी इनकम क्या कहलाएगी? इंडियन इनकम कहलाएगी, क्योंकि वो एक्रू हुई है, अराइज हुई है कहाँ पर? इंडिया में। आई बात समझ में? सर हाँ जी। सर दोनों में मेन डिफरेंस क्या है सर? वो पहले भी आ रहा है तो सर मतलब वो पहले कैश लेके जा रहा है। हाँ, रिसीव्ड इन इंडिया। पहले क्या किया? आया, ऑपरेशन किया और पैसा लेकर के गया। तो रिसीव तो सर इंडिया में किया, है तो ना? रिसीव इंडिया में गया कैश ही ना सर? हाँ, अगर रिसीव। सर यहाँ के यहीं से हाँ, बोलता है बैंक में डालो तो मतलब सर वो फॉरेन में काउंट होगा। हाँ, फॉरेन में काउंट होगा, लेकिन इनकम टैक्स उसको छोड़ नहीं रहा है, किसी भी तरह से नहीं छोड़ रहा है। देखो, वो इंडिया आया, यहाँ से पैसा उठा करके जा रहा है, तो भी वो इंडियन इनकम है। वो बोल रहा है कि मैं ओके। ऑपरेशन यहाँ कर दूंगा, पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो अमेरिकन बैंक में, तो भी इनकम टैक्स नहीं छोड़ रहा है। इनकम टैक्स क्या बोल रहा है? आप यहाँ रिसीव भले नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका इनकम यहाँ पर हुआ है कि नहीं? डॉक्टर बोलेगा अच्छा हाँ, इनकम तो यहाँ से ही हुआ है, क्योंकि इंडियन रिसोर्सेज का यूज़ करके उसने इनकम कमाई है ना? यहाँ पर इंडिया में आकर के इंडियन बंदे का या किसी भी बंदे का ऑपरेशन किया है ना? तो सर इनकम तो तो यहाँ उसको से आ दोनों रहा जगह टैक्स नहीं लगेगा क्या? है। देखो, बाहर का हम नहीं जानते। इनकम टैक्स बोलता है विदेश में क्या टैक्स चल रहा है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। 196 कंट्रीज है, इनकम टैक्स कितने लोगों को देखेगा? तो इनकम टैक्स क्या बोलता है? मेरे देश में आकर के यदि आप कमा रहे हो तो मैं तो टैक्स लूंगा। ठीक है? ओके। अब ठीक है सर। बात आती है कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, आगे हम पढ़ेंगे तब और क्लियर होगा। जैसे हम अभी रेसिडेंशियल स्टेटस चेक किए ना, उस बेसिस पर हम देखेंगे कि इस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? उसको जो इनकम हुई है वो इंडियन इनकम है या नहीं है। ठीक है, तो उसको इंडियन इनकम तब होगी जब या तो वो रिसीव करेगा इंडिया में, या तो वो इनकम इंडिया में अराइज या एक्रूड हुई होगी। आई बात समझ में? अब यस। इनकम टैक्स नीचे और दो चीजें बोलता है, सेक्शन 7 और 9 में। क्या पता है? डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। भले आप इंडिया में रिसीव नहीं कर रहे हो, लेकिन इनकम टैक्स मान लेगा कि आपने रिसीव किया है इंडिया में। ठीक है, कंडीशन जो भी होगा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इनकम टैक्स जिसको डीम्ड कर लेगा, मान लेगा कि ये इंडिया में रिसीव हुआ है, तो वो आपकी इंडियन इनकम है। अगला, डीम्ड टू बी एक्रूड और अराइज इन इंडिया। डीम्ड मतलब मान लिया, इनकम टैक्स मान लिया भाई, आप कुछ नहीं कर सकते, वो मान लिया। ठीक है, तो भी वो इंडियन इनकम है। तो ये चार चीज़ें अपने को देखनी है इंडियन इनकम होने के लिए। कौन कौन सी? या तो रिसीव्ड इन इंडिया होगा, या तो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया होगा। दूसरा, या तो एक्रूड और अराइज इन इंडिया होगा, या डीम्ड टू बी एक्रूड और अराइज इन इंडिया होगा। तो ये सारी कंडीशन किसके लिए है? इंडियन इनकम के लिए। ठीक है, अब ये जो इंडियन इनकम है, टैक्सेबल फॉर एवरी पर्सन इररेस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यदि इनकम जो जनरेट हो रही है वो इंडियन इनकम है, तो इनकम टैक्स तो इसको किसी के ऊपर भी नहीं छोड़ता। चाहे वो इंडियन सिटीजन हो, चाहे वो फॉरेन सिटीजन हो, चाहे उसका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं करके टैक्स लग। वहां पर आपको कुछ भी चेक नहीं करना है। एक मिनट, हमारे घर में सांप निकल गया। एक मिनट। ठीक है, बरसात का मौसम है, सांप बिच्छू आ रहे हैं अभी घर में।
हाँ भाई। श्रावण महीना चल रहा है सर अभी से। हाँ हाँ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हाँ जी, तो बात समझ में आई। इंडियन इनकम है, यदि इंडियन इनकम है तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, आंख बंद करके उसके ऊपर टैक्स लगा देना। ठीक है, दिक्कत आती कहाँ पर है पता है? फॉरेन इनकम पर। तो जितना भी हम ये अभी रेसिडेंशियल स्टेटस चेक किए हैं, वो किसके लिए चेक किए हैं? यदि उस व्यक्ति को फॉरेन इनकम हुई है, तब इनकम टैक्स उस फॉरेन इनकम पर टैक्स लगाया। सर अटक गए हो। है या नॉट? हाँ जी, तो हम जितना भी सर अभी तक रेसिडेंशियल। किसी ने नहीं दिया। हाँ, अरे वो कॉल आ जाता है ना, तो फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो एचओडी सर कुछ भेजे हैं तो इसमें। व्हाट्सएप में? नहीं, वो हमारे स्टाफ के लिए था, कुछ मीटिंग हो रही है उसमें ज्वाइन करना। ठीक है, तो मैं अभी क्लास को बंद कर रहा हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है।